नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल MG हायर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एटवुड मशीन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम एटवुड मशीन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टू मासेज M1 एंड M2 वेयर M2 इज ग्रेटर देन M1 आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर ए स्मूथ पुली ऑफ रेडियस R। यहाँ पर हमारे पास ये एक एटवुड मशीन है। अब यदि हम ये एटवुड मशीन आइडियल एटवुड मशीन की यहाँ पर हम कंसिडर करें, यदि हम ये मान के चले कि हमारी जो एटवुड मशीन है वो आइडियल है, तो आइडियल एटवुड मशीन में हमारे पास ये जो स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग यहाँ पर मासलेस होगी और हमारे पास ये जो पुल्ली होगी, ये पुल्ली भी यहाँ पर मासलेस पुल्ली होगी। यहाँ पर हमारे पास दो मास M1 है और दूसरा मास यहाँ पर हमने M2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है उसको हमने कंसिडर किया x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, उसको हमने कंसिडर किया x2। अब इस एटवुड मशीन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होती है लैग्रांजियन की, और लैग्रांजियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो मास हैं और दोनों मास x1 कोऑर्डिनेट्स और x2 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोशन करते हैं। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर। जो मास m1 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर, और मास m2 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर। तो टोटल इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके लिए हम इन दोनों का योग कर देंगे। अब हम ज्ञात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहाँ पर सिस्टम की वो होगी -mgh, क्योंकि यदि हम यहाँ पर इसको सस्पेंशन पॉइंट यहाँ पर इसको मानकर चले पॉइंट O को, तो यहाँ से पॉइंट O से यदि हम देखें तो दोनों जो मासेज हैं वो नीचे की तरफ हैं, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -mgh। अब मास m1 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -m1gh। यहाँ पर h जो हम लेंगे वो x1 लेंगे। इसी प्रकार से m2 मासेस के लिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -m2gx2, और इन दोनों का जब हम समय योग करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी -m1gx1 -m2gx2। अब हम ज्ञात करते हैं लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन हमारे पास होता है L = T - V। देन L = यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो x1 + x2 + πr होगा वो होगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट L, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, हमने जो स्ट्रिंग ली है, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हमने कंसिडर की है L, और ये जो L जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी πr, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो x2। इसलिए कंप्लीट इस स्ट्रिंग की जो लेंथ L = होगी x1 + πr + x2। यही हमने कंसिडर की है x1 + x2 + πr = कॉन्स्टेंट = L। अब यहाँ से यदि हम x2 की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो x2 हमारे पास आएगा L - πr - x1। अब यदि इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम t के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास आएगा x1 डॉट = -x2 डॉट, क्योंकि x2 का डिफ्रेंशिएशन आएगा x2 डॉट, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे L का, और -πr का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि L - πr जो है ये कांस्टेंट हैं, और -x1 का डिफ्रेंशिएशन होगा -x1 डॉट। इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन आती है x1 डॉट = -x2 डॉट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x2 डॉट = -x1 डॉट।
तो यहाँ पर हम लैग्रांजियन जो होगा वो केवल x1 कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर केवल हम एक कोऑर्डिनेट्स में ज्ञात कर लेते हैं लैग्रांजियन को सिंपल बनाने के लिए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो सिंपल हो सके। L इक्वल टू यहाँ पर 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x1 डॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम अब पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में हम x2 डॉट की जगह पुट करेंगे माइनस x1 डॉट। ये वाले इक्वेशन को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें x2 डॉट को रिप्लेस करना है x1 डॉट से, तो हमारी इक्वेशन आएगी 1 + 2 m2 x1 डॉट स्क्वायर प्लस m1 x1 प्लस m2 z, और x2 की जगह भी हम वैल्यू रख देंगे l माइनस पाई आर माइनस x1, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। देन अब हम यदि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, क्योंकि अब हमने लैग्रांजियन याद कर लिया, अब हम याद करेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी d/dt del L upon del x डॉट माइनस del L upon del x1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा x1 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होगा, इसलिए यहाँ पर qj की वैल्यू हम पुट करेंगे x1 एंड x1। इसलिए हमारे पास अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे del L upon del x1 डॉट और del L upon del x1, ये वैल्यू ज्ञात करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास एटवुड मशीन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त होगी। तो इसको यदि हम आगे करें तो del L upon del x1 डॉट की वैल्यू हम यहाँ पर पहले निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जो लैग्रांजियन है, इस लैग्रांजियन का हम सबसे पहले x1 डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो x1 डॉट के सबसे पहले 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे t के x1 डॉट के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास आएगा m1 x1 डॉट प्लस इसका करेंगे तो m2 x1 डॉट, यहाँ पर m1g x1 प्लस m2g, इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे x1 डॉट के रेस्पेक्ट में तो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमें x1 डॉट की टर्म्स नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसका x1 डॉट के रेस्पेक्ट में इस वाली टर्म्स का डेरिवेटिव 0 हमें प्राप्त होगा। देन यहाँ पर हम m1 x1 डॉट प्लस m2 x1 डॉट यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो m1 प्लस m2 हमें प्राप्त होगा। फिर del L upon del x1 की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो होगी del L upon del x1 इक्वल टू m1 माइनस m2z। इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर L का यदि हम x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो केवल हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर इस वाली टर्म्स का, क्योंकि इस वाली टर्म्स का डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x1 डॉट है, यहाँ पर भी x1 डॉट है, और इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा m1g, और इसका डेरिवेटिव यदि हम करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए माइनस m2z, और z हम बाहर ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा m1 माइनस m2z। इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू del L upon del x1 डॉट और del L upon del x1 की वैल्यू हम इस लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे। अब यदि यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है d/dt m1 प्लस m2 x1 डॉट माइनस m1 माइनस m1z माइनस m2z इक्वल टू 0। अब इसका यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इस वाली टर्म्स का, तो m1 m2 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x1 डॉट का डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमें प्राप्त होगा x1 डबल डॉट इक्वल टू, इसको इस टर्म्स को हम उधर भेज देंगे तो हमारे पास आएगा m1 माइनस m2z। देन x1 डबल डॉट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2z। ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एटवुड मशीन। यहाँ पर हमने x1 डॉट जो x1 के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन मोशन है, इसी प्रकार से हम x2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्राप्त की वो हमारे पास आई x1 डबल डॉट इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2z।